नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं संयुक्त मतलब जिन बच्चों ने हाफ हिंदी लिया है कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ, जिसके लेखक है सुशांत सुप्रिय जी। उनका पाठ खोया हुआ आदमी। दरअसल मित्रों, सुशांत सुप्रिय ये एक बहुत बड़े लेखक रह चुके हैं और साथ में ये रचना धर्मिता, इन्हें रचना धर्मिता का भी उपाधि दिया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर कहानी और कविता संग्रह, कथा संग्रह इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम इनकी पाठ, जिसका नाम है खोया हुआ आदमी। कई वर्ष की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। चिथड़ों मतलब कपड़े के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम चिथड़े कहते हैं। अजीब मतलब जिसे हमने आज तक कभी न देखा हो। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा मतलब अत्यधिक, बिना कुछ सोचे समझे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। छेड़ना अर्थात परेशान करना, तंग करना। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। संयोग मतलब नसीब, या फिर आप बोलते अकस्मात, या फिर आप बोल सकते हो संयोग मतलब कहा जाता है कि अचानक, या फिर कोई ऐसे जैसे विधाता हर बात लिखता है वैसे उनका संयोग होता है। ठीक है, तो जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गरिमा मतलब आपको मालूम है गौरव। गांव के उस आगंतुक, आगंतुक मतलब जिसे हम जानते नहीं, बहरूपिया भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। मतलब इस पद्य में लेखक यही कहना चाहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव था, जैसे हर स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। तो एक इंसान, जो एक खोया हुआ इंसान गलती से गांव में आ पहुंचा। अब स्टार्टिंग में आपको स्थिति बताई गई है कि उस इंसान को देखते ही पूरे गांव की जो प्रतिक्रिया रही उस इंसान के प्रति, वो इस पहले गद्य में बताया गया है कि कुत्ते उसे देख, आप भी जानते हो कुछ कोई अलग या फिर बिना जान पहचान के लोग आ जाते हैं तो कुत्ते उन्हें देख के भौंकते हैं। सेम उसी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। कुत्ते उससे देखकर भौंकने लगे, फिर लोगों ने उनको परेशान किया, बच्चों ने छेड़ा, परेशान किया। तो ये सब परेशान किया और तभी एक इंसान ने देख लिया कि उसी गांव के बच्चे एक ऐसे आगंतुक इंसान को, एक बेचारा बेसहारा इंसान को परेशान कर रहे हैं। तो उसने उस व्यक्ति को बचाया और साथ ही साथ उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तो वो इंसान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस इंसान ने इतना कहा, मैं खो गया हूँ। और इसी उत्तर पे गांव वालों ने उसका नाम क्या रख दिया, खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। ऐसा उन्हें निश्चय किया और उसका नाम पड़ गया खोया हुआ आदमी। आगे लेखक लिखते हैं, खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था। खोया मतलब तुम्हें मालूम होगा गुम, गुम जाना, कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। लोप मतलब गायब, स्मृति मतलब याददाश्त, याददाश्त, लोप मतलब गायब, खत्म, नाश। ठीक, उसके जहन, जहन मतलब दिमाग, जहन मतलब दिमाग से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक ही स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। तो इस गद्य में कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेकंड पर्सन बोल रहे हैं कि वो इंसान इतना खोया था कि उसको अपने बारे में कुछ नहीं याद था। मतलब आप देखते होंगे कि पिक्चर वगैरह में या फिल्म वगैरह में कैसे लोग नाटक करते हैं या फिर किसी किसी याददाश्त हो जाता है, तो कुछ वो ऐसे मतलब उसको कुछ मालूम नहीं वो कहाँ से आया है, उसको कुछ अपने बारे में मालूम नहीं, लेकिन उसका जो चरित्र था, उसका जो व्यवहार था, उससे उसको अपरिचित जैसा कुछ नहीं लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जो आसपास के लोग हैं वो परिचित हैं, और जो लोग उसको संभाल रहे थे, जो लोग उसे देख रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि ये कोई अपना सा है।
तो जब वो खोए हुए आदमी को वो इंसान जिसने उसको बचाया, वो जब उनको गांव के बीच लेके गया, तो गांव वालों ने निश्चय किया कि ये हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि वो उसके जो व्यवहार था उससे गांव वालों को भी लग रहा था कि ये कुछ अपना सा लग रहा है, इसके अंदर कुछ अच्छे, मतलब उस खोए हुए आदमी के अंदर भी कुछ अच्छे गुण थे, और गांव वालों ने फैसला किया कि ये इंसान अब मेरे साथ रहेगा, ये इंसान अब हमारे साथ हमारे इसी गांव में रहेगा। आगे कभी लेखक बोलना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, आगे लेखक बोलना चाहते हैं, खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसकी उसके गीत की स्वर लहरियां से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे, गांव की तितली ज्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, वे उसके आसपास ऐसे चलता जैसे उसके गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हों। तो समझ लो, तो यहाँ लेखक इस पर गद्य में यही बताना चाहते हैं कि वो जो इंसान था उसके अंदर सब सगुण थे, वो इंसान बहुत अच्छा था, और वो जब गांव में आया तो गांव में कुछ अच्छी घटनाएं होने लगी, उसकी वजह से गांव में कुछ चीजों को बढ़ोतरी मिलने लगी, जिसकी वजह से गांव और खुशहाल और प्रगतिशील होने लगा। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वो जब गाना गाता उसका स्वर बहुत अच्छा था, मनमोहक स्वर था, और जब वो गाना गाता तो उसकी वजह से बहुत लोग खुश हो जाते। यहाँ मंत्रमुग्ध, मंत्र मतलब मनमोहिनी, जो आपको पूरा मुग्ध कर ले, सुरीली मतलब बहुत ही सुंदर, मधुर मतलब मीठा। तो यहाँ जो है ये कवि यही कहना चाहते थे कि वो बहुत ही सुंदर था, वो गाता था, तो उसका गाना सुन के बच्चे सम्मोहित हो जाते थे। सम्मोहित मतलब इंग्लिश में बोले तो हिप्नोटाइज, अपना सब कुछ खो बैठना, सम्मोहन, किसी के मोहन में आ जाना, समझ लो। तो जब सम्मोहित हो जाते थे, गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी, मोहक मतलब खुश, समझो, तो गांव के फूल सुंदर लगे, मतलब वो जब इंसान गांव में आया तो उसकी वजह से गांव में अच्छी सी प्रगति होने लगी थी, और ये गांव वालों को बहुत पसंद आया, क्योंकि सबका फायदा था, गाय दूध ज्यादा देने लगी, फूल और मोहक लगने लगे, सब बच्चे खुश होने। आके लेखक लिखते हैं, उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसी उसी उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी, जो घास काट कर, उपले ताप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया है। तो मित्रों, इस गद्य में कवि कहना चाहते हैं कि एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी, तो जब और वृद्ध रहता तो बूढ़ा, वृद्धा मतलब बूढ़ी, तो जो बूढ़ी औरत जब उसने उस खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया कि मेरा बचपन में मेरा एक ही बेटा था जो बचपन में खो गया, और मैं उसको उसको गरीब को उसका जीवन चलाती थी, अपना जीवन चलाती थी, ठीक है। तो जब उसने ये सब बताया तो वो सुनकर खोए आदमी को बुरा लगा, और उसको दया आई कि उसने किसी और भावनावश, लेकिन उसने उस वृद्धा को अपनी मां स्वीकार कर लिया। ये भावना कहीं ना कहीं उस खोए आदमी को गांव के सारे मनुष्यों के बीच में कहीं ना कहीं उसको बड़ा बनाती थी, और यही अपनेपन का भाव कहीं ना कहीं उसको इस गांव का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बना रहा था। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई।
बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ में बता देता हूँ। प्रतीत मतलब लगना, एहसास होना, चक्रवात मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, जो घूमता रहता है बीच में। टिड्डी आपको मालूम होगा एक कीड़ा होता है, ठीक है। आगे और इसमें बताया गया है जैसे मुसीबत तो आपको मालूम ही होगा, परेशानी, आगाह करना मतलब सूचित कर देना, ठीक। और यही कुछ इसमें शब्दार्थ थे। तो ये गद्य में एक लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो जो खोया हुआ आदमी था वो कुछ अलग ही था, मतलब अतुल्य था, इनक्रेडिबल जिसको हम लोग बोलते हैं। वो पशु पक्षियों से बातें करता था। मतलब जैसे हम अपने पालतू घर में, जैसे हम अपने घर में अगर कोई पालतू जानवर हो, तो वही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उसने जो उसके जो वो पशु पक्षियों से बात करता था, जो एक बहुत ही विचित्र बात है। जैसे हमारे घर पे हमारे पालतू जानवर होते हैं, हम जब उन पालतू जानवर, तो वैसे ही वो खोया हुआ आदमी जानवरों से बात करता था, पशु पक्षियों से बात करता था, और जो भी घटना होने वाली है उसका जिक्र, उसकी चेतावनी वो पहले गांव वालों को दे देता था। तो ये भी बहुत बड़ी असमंजस की बात थी। एक ऐसी यहाँ घटना बताई गई है कि एक टाइम पे गांव में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, तो वहां खेती वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब उसने आसमान की तरफ देखकर उसने कुछ ऐसा बड़बड़ाया, गांव वालों के न जाने किस देवता से प्रार्थना की, न जाने किससे प्रार्थना की, लेकिन कुछ ऐसा बड़बड़ाया कि कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब ढेर सारी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, और गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगा। वो गांव वाले भीगे भी उस बारिश में, और इसी तरह से खोया हुआ आदमी गांव वालों का चहेता बन गया। आगे बढ़ते हैं। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़े पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव में सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियां की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियां के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बात का महत्व देने लगे। मित्रों, ये दो पद्य इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण गद्य है। सॉरी, ये दोनों गद्य इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण गद्य है, क्योंकि ये दोनों गद्य में दो चीजों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। एक है दलित शोषण और दूसरा नारी शोषण। अब अभी समझिए, जो पहला गद्य उसमें यह बताया गया कि किस तरह से लोग बांट बांट कर रहते थे। मतलब मुसलमान यहाँ रहते थे, दलित मतलब छोटी जात यहाँ रहती थी, और अलग वो लोग वहां रहते थे। लेकिन इस खोए हुए आदमी ने सबके बीच में मित्रता बढ़ाई, सबसे मित्रता की, और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने उनका बंटवारा किया था, उन्हें समझाया कि हम सब एक हैं। और कुछ इसी तरह से सब लोग घुल मिलकर रहने लगे, और दोनों सब में भाईचारा आ गई, और सब एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। मतलब एक बात, ये जो बंटवारा, जो ये गांव बटा हुआ था, अब वो गांव एक हो चुका था, और ये एकता इस खोए हुए आदमी ने गांव वालों के बीच में पैदा की, और जो बहुत अच्छी बात इस गद्य में बताया गया है। साथ ही साथ उसने नारी शोषण भी बंद किया। मतलब जो नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था, नारियों को प्रताड़ित किया जाता था, नारियों का शोषण किया जाता था, आज उसी गांव में अब नारियों का सम्मान होने लगा। आपको एक लाइन बता देता हूं, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्त देवता। जहां नारी का सम्मान होगा वहां ईश्वर वास करेंगे। वही इस
आदमी ने, मतलब ये जो खोया आदमी था, इसने नारियों के बारे में लोगों को अवगत कराया, गांव वालों को अवगत कराया कि नारी इस समाज की एक पहिया है, ये समाज के दो पहिए पुरुष और स्त्री है, यदि इसमें से एक पहिया भी डगमगाता है तो समाज वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। इस खोए आदमी ने ये समझाया। तो ये दोनों पद्य में अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो जरूर जरूर कमेंट करना, क्योंकि ये दोनों गद्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस गांव में करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। तो मित्रों, यहाँ इस गद्य में लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो खोया हुआ आदमी था, इसने लोगों में परिश्रम भी पैदा किया। आप देख सकते हैं कैसे कैसे इस खोए हुए आदमी ने क्या क्या नहीं किया। पहले एक माँ को अपना बेटा दिलाया। दूसरा, आरक्षण को मतलब दलितों के बीच में जो वो एक तरह का दलितों को जो कष्ट था उसको कम किया। साथ ही साथ नारी शोषण बंद कराया। अब लोगों के अंदर परिश्रम पैदा किया। तो ये जो सुप्रिय जी ने जो ये लेख लिखा है, ये बहुत ही सुंदर लेख माना जाता है, खोया हुआ आदमी। इसमें इन्होंने समाज में होने वाले अत्यंत ढेर सारे समस्याओं का इलाज भी बताया है, इलाज हम बोल सकते हो, या फिर उनका निवारण भी बताया है, और उसको अपने लेखनीय अंदाज में बताया है। समझ रहे हो? तो यहाँ ये बताया गया है कि जो वो यहाँ जो बीज नहीं मिल रहा था गांव वालों को खेती करने के लिए, और कभी खाद नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला तुम इसे खुद क्यों नहीं पैदा कर सकते? तुम यहाँ खुद दुकान खोलो, खुद पैदा करो और खुद अपनी खेती बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ गांव वाले परिश्रम हो गए, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने खूब परिश्रम किया और उनकी खेती लहलहाई, जिससे वजह से उनको बहुत खुशी हुई। तालाब में मछलियां भर गई, और मतलब प्रकृति भी जो थी वो भी बदल गई। समझ लो? तो वो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है कि पूरे इलाके में धीरे धीरे खोया हुआ आदमी लोकप्रिय बन गया और सबका वो चहेता बन गया। तो खोए हुए आदमी ने लोगों के बीच में परिश्रम भी पैदा किया। आगे बढ़ते हैं। शुरू में कुछ लोग उसके प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन मतलब नष्ट किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। जुड़ो और जोड़ो, मीन्स ज्वाइन एवरीबडी। यू फर्स्ट ज्वाइन एंड देन ज्वाइन एवरीबडी। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ चुका था। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों में भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। मित्रों देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं कई शब्दों के शब्दार्थ मिस कर रहा हूं, तो उसका बुरा मत मानो या फिर मुझे उसका दोष मत दो, क्योंकि कुछ देर बाद ये लेक्चर का वीडियो खत्म होते ही मैं आपको शब्दार्थ इसी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो उसको वीडियो को आप पॉज करके शब्दार्थ लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब इस गद्य को पढ़ते हैं। गद्य में ये बताया गया है कि अब यहाँ बताया गया लोगों का बदलता परिवर्तन बताया, लोगों जो चरित्र बदला वो यहाँ बताया गया कि कुछ लोग पहले जब कोई बात बोलता था खोया आदमी, तो उसका खंडन करते, उसको नष्ट करते थे।
मतलब उसके साथ नहीं थे, आलोचक थे, मतलब आलोचना करना, मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात को खोद के निकालना, मतलब बुराई करना या फिर उस चीज को सफल ना होने देना, उसको बोलते हैं आलोचक करना, ठीक है। तो कुछ लोग वो करते थे, लेकिन उस बात को अमान्य करता था खोया हुआ आदमी। कुछ लोग पहले खोया आदमी को प्रश्नवाचक चिन्ह से देखते थे, मतलब ये क्या जो कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं, लेकिन बाद में वही लोग उसके प्रशंसक भी बन जाते थे। ये जो खोया हुआ आदमी था, ये अपना हर एक काम इतने विश्वास के साथ करता था कि लोगों को जो इस पे प्रश्न उठाते थे वो बहुत बाद में शांत हो जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि विश्वास जिसके पास आत्मविश्वास है, जिसके पास विश्वास है, उसकी जीत हमेशा होती है। और वो यहाँ इस गद्य में बताया गया है। और अब आ रहा है हम थोड़े नेगेटिव एंडिंग की तरफ। नेगेटिव एंडिंग मतलब हम कह सकते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है इस सुंदर चलते पाठ में। चलो देखते हैं। वो यहाँ कुछ उसका माहौल बता दिया है कि बादल गड़गड़ा रहे हैं। अब देखो घर में अभी कभी बादल गड़गड़ाते तो हमें कैसा लगता है, भूत आया, तूफान आ रहा है, तो भूत आ रहा है। तो वैसे कुछ यहाँ होने लगा है कि तूफान आने लगा है, बादल गड़गड़ाहट होने लगे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंधियार झपस गया है। अंधियार झपस गया है मतलब अंधेरा छा गया है। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। वज्रपात मतलब जो वज्र है इंद्र का, उससे जो जो जिससे उसे बिजली निकलती, कुछ वैसी आसमान से बिजली उस गांव में गिरी। लोग अपने सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। दुबके मतलब डर के बैठे हुए थे। लोगों को डर लग रहा था। आप ऑब्वियसली आप भी डर जाते हो जब ऐसे कुछ होता है। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराया मतलब पागल था। कभी धूप हो रहा था, कभी छाव हो रहा था, या फिर कभी जैसे रात बरस गया तो कभी धीरे बारिश, कभी तेज बारिश, कभी जोर से बिजली कड़कड़ा रही थी, कभी बिजली कड़कड़ा ही नहीं रही थी। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झिर्रियां में घुस घुस कर वो सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों के गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। मतलब ये सब जो हो रहा था कि लोगों का जो एक अलग सी गंध आ रही थी और वो बहुत ही अजीब लग रही थी, ये सब जो हो रहा था इसका कारण था एक फैक्ट्री मतलब कारखाना जो बताया गया है, कारखाने के रिसाव एवं विस्फोट। मतलब कोई गैस है कारखाने में, आप भी जानते हो बहुत सारे, जैसे भोपाल गैस कांड जो हुआ था, भोपाल गैस कांड आप भी जानते हो। तो वैसे एक कारखाने में गैस रिसाव मतलब गैस लीकेज, और विस्फोट मतलब ब्लास्ट, ये याद रखना, का दुष्परिणाम था। मतलब कहीं गैस लीकेज हुआ था, इसकी वजह से ये सब वातावरण में ये सब बदलाव हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। यही मित्रों, यही था दुखद वो दुखद पल जो गांव वालों ने देखा। वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी कि आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थे। मतलब अब यहाँ बताया गया है कि वो खोया आदमी उस रात को जो भी उसके तो खोया हुआ आदमी वहां पर नहीं था। और ये सबसे बड़ी बुरी, आप बोल सकते हो बुरा खबर, या सबसे बड़ा दुखद ऐसा समाचार इन गांव वालों के लिए था। और उन्होंने उनको हर जगह ढूंढा, क्योंकि ऑब्वियसली खोआ हुआ आदमी ना कह सके तो उनके लिए एक देवता जैसा आया था। वो कहीं ना कहीं चले गया था। वो सोच रहे थे कि इसको आसमान खा गया, ये जमीन निकल गई, क्योंकि ये रातों रात कहाँ गायब हो गया। अब गांव की गलियां सूने लगने लगी थी। जो कुत्ते उसके आगमन पर भोंक रहे थे, वही आज उसके निरागमन पर रो रहे हैं। दुखी गांव वाले ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठक अब इसी मूर्ति के पास हुई करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी का वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। मित्रों, यहाँ गांव वालों ने क्या किया, उसको अपना आदर्श बना लिया। उसकी मूर्ति बनाकर गांव के चौराहे पर या
गांव के बीचों बीच, जिसको हम बीचों बीच स्थापित कर दिया। और अब इस मूर्ति के पास हुआ करती, मतलब जो गांव की जो पंचायत की सारी बैठक होती है, आप भी जानते हो, तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट दर्जा दे दिया गया था, सबसे महत्वपूर्ण दर्जा उस खोए हुए आदमी को दे दिया गया था। और उसकी, और यहाँ लेखक ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप आज भी उस गांव में जाओ तो आपको उस खोए आदमी की मूर्ति मिलेगी। अब यहाँ लेखक कुछ हमें सामाजिक स्तर पे कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। खोए हुए आदमी ने गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो मतलब यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जब एक अफसर, सरकारी अफसर, जनगणना, जो जनगणना मतलब जन की गणना करने आते हैं, तो सरकारी अफसर जब गांव में आया तो उसने लोगों से उनकी जाति और धर्म पूछा, लेकिन किसी को भी अपनी जाति और धर्म याद नहीं थी। और को सब लोग अपनी, जैसे वो तो कवि लेखक ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा है अपने टेक्स्ट बुक में, उसको अभी अंडरलाइन करो कि धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। ये थर्ड लास्ट एंड सेकंड लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इच्छा व्यक्त की है लेखक ने, काश खोया हुआ आदमी हमारे पास आ जाए, इसकी जरूरत बहुत है। आज भी भारत में हम धर्म को बांटते हैं, हमें धर्म को बांटना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हमें याद रहना चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। और धर्म पे प्लीज बांटना बंद करो। अब आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए शब्दार्थ है, इसको जरूर पॉज करके नोट कर लो, ये शब्दार्थ आपको बहुत काम आएंगे। साथ ही साथ ये शब्द संसार में भी आपको कुछ शब्दार्थ मिल जाएंगे जो आपके किताब के पीछे हैं, मुहावरों को याद करना न भूलिएगा, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये स्वाध्याय है और स्वाध्याय को जरूर सॉल्व करना, अभिव्यक्ति को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो क्योंकि आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होगा। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के मैं सेपरेट और राइटिंग स्किल के सेपरेट वीडियोस बना के बाद में डाल दूंगा। धन्यवाद। मेरी